हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था। तो स्वरों के वर्गीकरण में मैंने आपको मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, फिर इसके बाद में मुख द्वार खुलने के आधार पर, फिर जीभ के आधार पर और ओंठ की स्थिति के आधार पर, ये 4 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया था। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें घोषत्व के आधार पर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगला वर्गीकरण इसमें आता है घोषत्व के आधार पर, ठीक है। अब घोषत्व के आधार पर इसका मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए इसमें घोषत्व के आधार पर, ठीक है। अब यहां पर आपको यह जानना जरूरी होगा कि ये जो घोषत्व शब्द होता है, तो घोषत्व शब्द किससे मिलकर बना है, तो ये बना है घोष से मिलकर, ठीक है। और घोष का अर्थ क्या होता है, तो घोष का अर्थ होता है कंपन। तो फिर इसका कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने से कंठ में कंपन होता है उसे हम घोषत्व स्वर कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें कंपन होगा वह होगा सघोष और जिसमें कंपन नहीं होगा वह होगा अघोष, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्वर होते हैं, तो स्वर में हमारे जितने भी स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर क्या हैं, ये सभी स्वर होते हैं सघोष। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सभी स्वर क्या हैं, तो सभी स्वर हैं सघोष। तो जितने भी स्वर होते हैं उन सभी को किस में रखा गया है, सघोष में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये आ होता है आ, ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ओ, फिर बड़ा ओ, फिर इसके बाद में ए, फिर ऐ, फिर ओ और इसके बाद फिर औ। ये जो स्वर होते हैं इन सभी को किस में रखा गया है, इन सभी को रखा गया है सघोष में। क्यों सघोष में रखा गया है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय कंठ में कंपन होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सघोष स्वर कौन से हैं, तो ये सभी स्वर क्या है, सघोष है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कंठ में कंपन होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये है घोषत्व के आधार पर। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। अगला स्वरों का वर्गीकरण आ जाता है कि हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो स्वर, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनसे हमारी नाक से हवा निकलती है या फिर मुख से हवा निकलती है। तो इस आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय अगर मुंह से हवा निकलती है, नाक से हवा नहीं निकलती, तो उसे कहते हैं निरनुनासिक स्वर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि निरनुनासिक, निरनुनासिक, ठीक है। तो निरनुनासिक स्वर ये क्या होते हैं, तो इनका मतलब यह होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ मुख द्वार से निकलती है, नाक से हवा नहीं निकलती, ऐसे स्वर को हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसका उदाहरण क्या है फिर, तो इसका उदाहरण जैसे हम देखते हैं कि छोटा अ है, बड़ा आ है, फिर इसके बाद में ई है, फिर ये बड़ी ई है, फिर इसके बाद ऊ है आदि। तो ये सभी स्वर किस में आ जाते हैं, तो ये सभी स्वरों को इसमें रखा गया निरनुनासिक स्वर में। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते में सिर्फ मुख से हवा निकलती है, नाक से हवा नहीं निकलती, इसलिए इन्हें हम निरनुनासिक स्वर की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहां पर ये स्वरों का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, अब शुरू करते हैं हम इसमें व्यंजन को, ठीक है। तो व्यंजन क्या है ये देखिए, अगला शुरू करते हैं व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी न किसी प्रकार की रुकावट होती है, अर्थात इन्हें
निर्बाध रूप से नहीं बोला जा सकता और ये स्वरों की सहायता से उच्चारण इनका किया जाता है या स्वरों की सहायता से इन्हें बोला जाता है। ऐसे ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो आपको क्या याद रखना है इसमें आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये, इन्हें निर्बाध रूप से नहीं बोला जा सकता। पहला क्या है कि इन्हें निर्बाध रूप से नहीं बोला जाता, पहली बात। ठीक है, नहीं बोला जा सकता। मतलब क्या है इनका? मतलब ये है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी प्रकार की रुकावट होती ही है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें याद रखना है आपको कि ये स्वर की सहायता से बोली जाती है या इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है इसमें व्यंजन के बारे में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वे ध्वनियां होती है जिनको निर्बाध रूप से नहीं बोला जाता। निर्बाध का मतलब क्या होता है? बाधा रहित। ठीक है, मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमको उच्चारण करने में किसी न किसी प्रकार की रुकावट का सामना करना पड़ता है। जैसे जब हम बोलेंगे या इनका उच्चारण जब करेंगे तो हमारी जीभ या तो तालू से टकराती है या दांतों से टकराती है या फिर मूर्धा से टकराती है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती ही है। इसलिए हम कहते हैं कि इन्हें निर्बाध रूप से नहीं बोला जा सकता। दूसरा यह है कि इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं ये स्वर की सहायता से ही पूर्ण होते हैं, अर्थात ये स्वर के बिना अधूरे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, मान लो जैसे हमने क लिखा है। ठीक है, तो ये हमने क लिखा व्यंजन, तो अब यह स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है स्वतंत्र? क्योंकि ये जो क होता है ये किससे मिलकर बना है? तो व्यंजन तो हमेशा आधे होते हैं। ठीक है, तो फिर ये पूर्ण कैसे हुआ? तो इसमें अ स्वर जुड़ा है, तब जाकर यह पूर्ण हुआ। ठीक है, तो स्वर की सहायता से ही ये पूर्ण होते हैं या स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये तो बताई मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा। अब व्यंजन के कुछ प्रकार होते हैं। तो पहले इसमें आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन, अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन का सीधा सा मतलब होता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीभ स्पर्श होगी, किसी न किसी रूप में स्पर्श होती है। जैसे हम देखेंगे कि हमारी जीभ या तो तालू से स्पर्श होगी या मूर्धा से स्पर्श होगी या फिर हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होगी या फिर हमारे ओष्ठ आपस में स्पर्श होते हैं, आपस में टकराते हैं इनका उच्चारण करने में। इसलिए इनको किस में रखा जाता है? स्पर्श व्यंजन में। अब स्पर्श व्यंजन के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रकार इसमें आ जाता है कंठ व्यंजन। इसके कुछ प्रकार हैं। तो पहला आ जाता है कंठ व्यंजन। ठीक है, पहला प्रकार है यहाँ पर कंठ व्यंजन। दूसरा आ जाता है तालव्य व्यंजन। ठीक है, दूसरा हो जाता है तालव्य व्यंजन। तीसरा हो जाता है मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन। फिर इसके बाद में अगला जाता है दंत व्यंजन, दंत व्यंजन। फिर इसके बाद में अगला जाता है इसमें ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, ये इसको इतने भागों में बांटा जाता है। अब इसमें हम पहला शुरू करते हैं कंठ व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, इसके बाद दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन को रखा गया है। बाकी फिर इसके बाद में अलग आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, अलग होगा। फिर इसके बाद उसमें संघर्ष व्यंजन अलग होगा। फिर इसके बाद में संयुक्त व्यंजन अलग होगा। फिर इसके बाद में ये उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें पहला शुरू करते हैं कंठ व्यंजन। ठीक है, इसमें पहला हम शुरू करते हैं कंठ व्यंजन। अब कंठ व्यंजन किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो आपको याद रखना है कंठ व्यंजन का सीधा सा अर्थ होता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंठ से
बोला जाता है, या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमें कंठ पर जोर अधिक देना पड़ता है, ऐसे व्यंजन को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। या वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है, ऐसे व्यंजन को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। तो जो भी आपको सरल लगे आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कंठ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है, जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है, तो ऐसे व्यंजन को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन से कंठ व्यंजन होते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है कि पहला आ जाता है जैसे क वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? तो क वर्ग में आ जाता है यहाँ पर जैसे क, फिर ख, फिर इसके बाद में ग, फिर घ, फिर इसके बाद इंग। ठीक है, ये किस प्रकार के व्यंजन है फ्रेंड? ये होते हैं कंठ व्यंजन। अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे क का उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, इंग, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमको कंठ पर जोर अधिक देना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे अपन बोलेंगे क, तो जैसे हम क बोलेंगे तो हमारे कंठ पर जोर अधिक पड़ता है। ऐसे उच्चारण करेंगे ख का, तो ख जैसे ही उच्चारण करेंगे तो इसका हमारे कंठ पर जोर अधिक पड़ता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इन पांचों को किस में रखा जाता है? इन पांचों को रखा जाता है कंठ व्यंजन में। अब इसके बाद फिर दूसरा आता है, इसमें कंठ व्यंजन के बाद में दूसरा है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, अब तालव्य व्यंजन किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो तालव्य व्यंजन यहां पर ये किससे मिलकर बना है? तालव्य, ये बना है तालु से मिलकर। अब तालु किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि हमारे मुख की छत का या मुंह की छत का पिछला हिस्सा तालु कहलाता है और मुंह की छत का अगला हिस्सा मूर्धा कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो तालव्य शब्द है यह किससे मिलकर बना है? तो यह तालु से मिलकर बना है। और तालु क्या होता है? तभी हमने आपको बताया कि जो मुंह के छत का पिछला हिस्सा है वह कहलाता है तालु। ठीक है, तो फिर इसका एक अर्थ क्या हो जाएगा तालव्य व्यंजन का? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु से स्पर्श होती है, तो ऐसे व्यंजन को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं? तो पहले तो इसका अर्थ आपको याद रखना है। देखिए, तो इसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु से स्पर्श होती है। ठीक है, अब तालु क्या है? तो तालु मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो मुंह की छत का पिछला हिस्सा होगा उसे कहते हैं तालु। तो हमारी जीभ किससे स्पर्श होती है? तालु से। तो जब जीभ तालु से स्पर्श होती है तो ऐसे व्यंजन को हम कहते हैं तालव्य व्यंजन। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब कौन कौन से है तालव्य व्यंजन? तो आपको याद रखना होगा, इसमें आ जाएगा च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, ये इसमें आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। च, छ, ज, झ और इया ये किस में आते हैं? ये आते हैं तालव्य व्यंजन में। मतलब कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं जैसे त, च का, तो जब च का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय क्या होगा? तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ पीछे तालु से स्पर्श होती है। आप चाहे तो इसका उच्चारण कर कर देखिए थोड़ा। जैसे बोलिए च, तो जैसे हम च बोलेंगे तो हमारी जीभ किधर टकरा रही है? पीछे तालु से। ऐसे ही जब हम इसका उच्चारण करेंगे छ का, तो छ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किधर टकराती है? तो हमारी जीभ पीछे तालु से स्पर्श होती है। इसके बाद फिर ऐसे अपन देखते हैं कि ज, तो जब ज का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किधर टकरा रही है? पीछे तालु से। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तालव्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको ये ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य व्यंजन है? अगर ऐसा पूछ रहा है कि तालव्य व्यंजन है तो इसका मतलब यह होगा कि 3 नहीं है और 1 होगा। तो इन पांचों में से किसी एक को दिया जाएगा, तो इनमें से आपको बताना होगा फिर। ठीक है, अब इसके बाद फिर
तालव्य व्यंजन के बाद आ जाता है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। अब मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन ये वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से स्पर्श होती है, उसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अब यहां पर जो मूर्धन्य शब्द है तो यह किससे मिलकर बना है? तो यह मूर्धा से मिलकर बना है। आ रहा समझ में? अब मूर्धा का अर्थ क्या हुआ? तो मूर्धा का अर्थ होता है कि मुंह के छत का अगला हिस्सा। पिछला हिस्सा क्या था? तालु। अगला हिस्सा क्या है? मूर्धा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मूर्धा का मतलब हो जाता है कि मुंह की छत का, ठीक है, मुंह की छत का अगला हिस्सा। तो मुंह की छत का अगला हिस्सा क्या कहलाएगा? तो मुंह की छत का अगला हिस्सा होता है मूर्धा, ठीक है। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ मूर्धन्य व्यंजन का? तो इसका अर्थ हो जाता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से स्पर्श होती है, ऐसे व्यंजन को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं? तो देखिए, तो इसमें आपको एक अर्थ याद रखना होगा छोटा सा, कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ किससे स्पर्श होती है? तो जीभ मूर्धा से स्पर्श होती है, तो ऐसे व्यंजन को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हमारी मुंह की छत का अगला हिस्सा है, तो जब हम उनको उच्चारण करेंगे तो कौन कौन से व्यंजन को इसमें रखा जाता है? तो इसमें रखा गया ट को, ठ को, ड को, ढ को, और इसके बाद फिर ण को। तो ये जो पांचों व्यंजन होते हैं, इन पांचों को किस में रखा गया है? तो इन पांचों को रखा गया मूर्धन्य व्यंजन की श्रेणी में। तो इनको मूर्धन्य व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से स्पर्श होती है, और मूर्धा क्या होगा? तो मुंह की छत का अगला हिस्सा, ठीक है। तो जैसे अपन ट बोलेंगे, तो ट बोलेंगे तो हमारी जीभ किधर टकरा रही है? आगे की ओर, मतलब मुंह की छत का जो अगला हिस्सा है। तो जैसे हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो उससे टकराती है जाकर जीभ हमारी। जैसे बोलेंगे ट, ठीक है, जैसे अपन ट बोला है तो जीभ हमारी ऊपर की ओर मुंह की छत के अगले हिस्से से टकरा रही है। ऐसे जो ठ का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय भी हमारी जीभ मुंह की छत के अगले भाग से टकराती है। ऐसे ही ड, और ऐसे ही ढ, और ऐसे ही ड़। जब हम इनका उच्चारण करते समय, जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के छत के अगले भाग से स्पर्श होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्धन्य व्यंजन नहीं है? अगर मूर्धन्य व्यंजन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से तीन होंगे और जो चौथा ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए ओष्ठ व्यंजन, अगला आ जाता है ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। अब ओष्ठ व्यंजन किसे कहा जाता है ये देखिए इसमें। अब ओष्ठ व्यंजन, तो यहां पर जो ओष्ठ शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है? ओष्ठ से। और ओष्ठ मतलब क्या होता है? ओठ। तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ या दोनों ओठ आपस में स्पर्श होते हैं तो उसे हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ तो दोनों ओष्ठ या ओठ भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों ओष्ठ या ओठ स्पर्श होते हैं, आपस में स्पर्श होते हैं, ठीक है, आपस में स्पर्श होते हैं। तो ऐसे व्यंजन को हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो अब ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं तो दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श होते हैं? तो इसमें आ जाता है, देखिए, जैसे प, जैसे फ, जैसे ब, जैसे भ, जैसे म, प फ ब भ म।
तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ आपस में स्पर्श होते हैं। आप उच्चारण करके देखिए इसका, जैसे हम उच्चारण करते हैं प का, तो जैसे हम प का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, दोनों ही ओष्ठ आपस में स्पर्श हो रहे हैं। एक बार उच्चारण करके देखिए इसको। जैसे हमने बोला कि प, तो प जैसे ही हम बोलते हैं वैसे हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श हो जाते हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर ऐसे हम बोलते हैं यहाँ पर फ, तो फ जैसे ही बोलेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे फ का उच्चारण करेंगे वैसे हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श हो जाते हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता है ब। ऐसे ब का जब उच्चारण करेंगे तो ब के उच्चारण करते समय भी हमारे ओष्ठ दोनों आपस में स्पर्श होते हैं। तो ऐसे ही भ है और ऐसे ही म है। तो ये पांचों ही व्यंजन को किस श्रेणी में रखा गया है, तो इन्हें ओष्ठ व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ओष्ठ व्यंजन है। अगर ओष्ठ व्यंजन है पूछा जा रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि इनमें से कोई एक होगा और बाकी तीन नहीं होंगे। आ रहा समझ में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए। अब देखिए फ्रेंड इसमें अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो देखिए इसमें अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु से, मूर्धा से तथा दांतों से कुछ समय के लिए स्पर्श होती है, जिसका हमें एहसास नहीं होता। ऐसे ही जो हमारे ओष्ठ होते हैं या ओंठ होते हैं, ये दोनों ओंठ या ओष्ठ कुछ समय के लिए स्पर्श होते हैं, जिसका हमें एहसास नहीं होता, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो वह व्यंजन जिसमें जीभ तालु से और मूर्धा से, इसके बाद फिर दांतों से, ठीक है, या दंत से कुछ समय के लिए स्पर्श हो, ये आपको याद रखना होगा। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए स्पर्श हो, ठीक है। इसके बाद फिर दोनों ओष्ठ कुछ समय या क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए स्पर्श होते हैं, जिसका हमें एहसास नहीं होता है, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आ रहा समझ में। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो इसमें आ जाता है य, र, ल और ब। ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कुछ समय के लिए तालु से स्पर्श होती है, कुछ समय के लिए मूर्धा से टकराती है, इसके बाद फिर कुछ समय के लिए हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है। तो ऐसे व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद फिर जो हमारे ओष्ठ होते हैं, तो दोनों ओष्ठ भी कुछ समय के लिए स्पर्श होते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से आ जाते हैं व्यंजन। तो इसमें आता है जैसे य, फिर इसके बाद में र, फिर इसके बाद ल, फिर इसके बाद में व। तो ये चार व्यंजन होते हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर य, तो जब य का हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ किससे टकराती है, तो हमारी जीभ तालु से स्पर्श होती है। फिर इसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर आता है र। तो र यह किस प्रकार का व्यंजन होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कुछ समय के लिए मूर्धा से स्पर्श होती है। मूर्धा मतलब हम उसको सरल भाषा में मसूड़े कह देते हैं, या मुंह के छत का अगला हिस्सा कहलाता है मूर्धा, ठीक है। तो यह व्यंजन किस प्रकार का है, तो यह मूर्धन्य व्यंजन भी है और इसके बाद लुंठित व्यंजन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है, तो इसे लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ लुढ़कती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो र होता है यह र मूर्धन्य व्यंजन भी है और लुंठित व्यंजन भी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आता है ल। अब ल किस प्रकार का व्यंजन होता है, तो ल ये दंत व्यंजन भी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
यह दंत व्यंजन भी होता है और इसके बाद फिर पार्श्विक व्यंजन भी होता है। ठीक है, यह किस प्रकार का व्यंजन है? दंत व्यंजन भी है और पार्श्विक व्यंजन भी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर दंत व्यंजन का मतलब क्या हो जाता है? तो दंत व्यंजन का अर्थ होता है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों से क्षण भर के लिए स्पर्श होती है, तो इसलिए इसको हम दंत व्यंजन कहते हैं। और फिर पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? तो वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ के दोनों तरफ से हवा निकलती है या वायु निकलती है, तो ऐसे व्यंजन को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो जो ल होता है, जब ल का आप उच्चारण करेंगे तो ल का उच्चारण करते समय हमारी जीभ के दोनों तरफ से हवा निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है व। तो ये वह किस प्रकार का व्यंजन होता है फ्रेंड? तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह होता है दंतोष्ठ व्यंजन। कौन सा हो जाता है? दंतोष्ठ व्यंजन होता है। अब दंतोष्ठ व्यंजन का मतलब क्या है? कि वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है तथा दोनों ओष्ठ आपस में कुछ समय के लिए स्पर्श होते हैं, तो ऐसे व्यंजन को हम दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दंतोष्ठ शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दंत धन ओष्ठ। तो दंत धन ओष्ठ बराबर क्या हो जाता है? बराबर दंतोष्ठ हो जाता है। तो यह जो वह होता है वह किस प्रकार का व्यंजन है फ्रेंड? तो यह दंतोष्ठ व्यंजन होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दंतोष्ठ व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा ये वह। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है दंतोष्ठ व्यंजन के बाद में ऊष्म संघर्ष व्यंजन। अगला आ जाता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ है कि वह वे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है या ऊष्म हवा निकलती है और इन्हें संघर्ष के साथ बोला जाता है, ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से, जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, गर्म या ऊष्म, गर्म या ऊष्म हवा निकलती है। ठीक है, या फिर इनका उच्चारण करते समय हमें संघर्ष करना पड़ता है या इन्हें संघर्ष के साथ बोला जाता है, तो उसे हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिए कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है या ऊष्म हवा निकलती है या इन्हें संघर्ष के साथ बोला जाता है, तो ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से व्यंजन हैं? तो देखिए इसमें, तो इसमें ऊष्म संघर्षी व्यंजन में आ जाता है स, फिर इसके बाद में स, फिर ये स और फिर ये ह। ये चारों को किस में रखा जाता है? इन चारों ही व्यंजन को ऊष्म संघर्षी व्यंजन में रखा जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर देखिए ये जो स होगा इसको किस प्रकार का स कहते हैं? कई बार हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि इनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें चारों को अलग अलग। तो पहला देखिए इसमें ये स, तो ये किस प्रकार का होता है और ये किस प्रकार का स होता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये तीनों में हम आपको आज अंतर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स होता है इसको तालव्य स कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सा स कहते हैं? इसको तालव्य स कहा जाता है और इसे मूर्धन्य स कहते हैं और इसे दंत स कहते हैं और इसे कंठ भी कहते हैं या कंठ व्यंजन भी कहते हैं। अब इसमें देखिए पहला, तो पहला है यहाँ पर तालव्य स। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ पीछे तालू से स्पर्श होती है। अब तालू क्या है? तो यह हमारे मुंह के छत का पिछला हिस्सा होता है तालू। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालू से स्पर्श होती है, इसलिए इसे हम तालव्य स भी कहते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द आप बोलते हैं, जैसे हमने बोला आपको कि शक्कर बोलिए, ठीक है, तो जैसे हमने बोला शक्कर, तो जब शक्कर बोलेंगे तो जब स का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ पीछे तालु से स्पर्श होती है। ऐसे ही फिर दूसरा होता है मूर्धन्य स। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह की छत का अगला हिस्सा से स्पर्श होती है, तो उसे मूर्धन्य स कहते हैं। और इसी मूर्धन्य को हम मसूड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब इस स का उच्चारण हम करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से स्पर्श होती है, मसूड़े से स्पर्श होती है, तो ऐसे व्यंजन को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इसका उदाहरण आता है, तो इसका उदाहरण आता है जैसे षडानन, ठीक है, इसका उदाहरण है षडानन। तो जब हम ये षडानन बोलेंगे तो हमारा जो मुख है, ठीक है, तो मुख का जो अगला भाग है उससे हमारी जीवा स्पर्श होती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो षटकोण होता है यह होता है मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, षडानन। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है स, ये दंत स होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब ये दंत स का उच्चारण हम करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है, तो ऐसे व्यंजन को हम दंत स कहते हैं। तो फिर इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण आता है जैसे हम बोलते हैं सड़क, सड़क या फिर सब। तो जब हम इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे दंत स के नाम से भी हम जानते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आता है ह। तो ह इसको कंठ व्यंजन भी कहा जाता है। तो कंठ व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो जब इस ह का उच्चारण हम करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय कंठ पर जोर पड़ता है, इसलिए इसे कंठ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अगला है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो संयुक्त का मतलब ये होता है जो मिलकर बनता है। तो संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है कि वह व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर बनता है, ऐसे व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसका अर्थ क्या होता है, तो वे व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, वे व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हो जाएगा, दो व्यंजन से मिलकर बनना। तो वे व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, ऐसे व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं फ्रेंड, तो इसमें आपको याद रखना होगा जैसे छ, फिर इसके बाद में त्र, फिर इसके बाद में ज्ञ, फिर इसके बाद में श्र, ठीक है। ये इनको इसमें शामिल किया जाता है। अब पहला देखें यहाँ पर क्ष, तो इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना होगा, इसमें आता है आधा क और फिर स षटकोण का, ये इससे मिलकर बनता है क्ष। कई बार क्या होता है कि हम इसको छत्री बोल देते हैं, तो छ नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, क्ष। मतलब आधा क भी है और स भी है, तो दो व्यंजन से मिलकर बनता है ये, इसलिए इसका उच्चारण क्ष होना चाहिए। इसलिए आपने इंग्लिश में देखा होगा कि जब इंग्लिश में इसकी जगह लिखा जाता है तो KSH इसके स्थान पर लिखा जाता है, KSHA, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऐसे ही त्र, तो जो त्र होता है यह किससे किससे मिलकर बना है, तो आधा त और ये र, इन दोनों से मिलकर बनता है, तो यह भी दो व्यंजन से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद में आता है ज्या, तो ये ज्या यह किससे किससे मिलकर बनता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यह आधा ज, ठीक है, आधा ज और इया इससे मिलकर बनता है। तो इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, तो इसका उच्चारण होना चाहिए ज्या। तो जब भी जैसे अपने को बोलना हो ज्ञानी, तो ज्ञानी ना बोले, उसको बोले ज्ञानी,
ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे आता है यहाँ पर स्र, तो ये स्र किससे किससे मिलकर बनता है, तो यह स्र आधा स और फिर ये र, ये इससे मिलकर बनता है स्र। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चार व्यंजन होते हैं, तो ये चार व्यंजन किस प्रकार के हैं, तो ये चार व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है उत्क्षिप्त। अगला है उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, या इन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से कुछ समय के लिए स्पर्श होती है और झटके के साथ नीचे गिरती है, ऐसे व्यंजन को हम उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन क्या है, तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से स्पर्श होकर झटके के साथ नीचे गिरती है, झटके के साथ नीचे गिरती है, तो उसे हम उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसमें आता है ढ़ और इसके बाद आता है ढ। ठीक है, तो ये दोनों ही व्यंजन किस प्रकार के हैं, तो ये दोनों ही व्यंजन होते हैं उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ ऊपर मूर्धा से स्पर्श होती है और झटके के साथ नीचे आती है, तो ऐसे व्यंजन को हम उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे, इसको जब बोलेंगे ढ़, तो ढ़ बोलेंगे तो हमारी जीभ ऊपर मूर्धा से स्पर्श होती है लेकिन झटके से नीचे गिरेगी। ऐसे ही इसका उच्चारण करते हैं, ढ़ का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा से स्पर्श तो होती है लेकिन झटके के साथ नीचे गिरती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही व्यंजन को उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो ये नाम आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए नासिक के व्यंजन। इसके बाद अगला आ जाता है, अगला आ जाता है नासिक के व्यंजन। ठीक है, अब नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक के माध्यम से किया जाता है या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है, तो ऐसे व्यंजन को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। आ रहा समझ में, ये क्या व्यंजन, इनको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं नासिक के व्यंजन, तो याद रखिएगा वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय नाक से, ठीक है, नाक से हवा निकलती है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है या इन्हें नाक के माध्यम से उच्चारण किया जाता है, तो ऐसे व्यंजन को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, तो इसमें पंचम अक्षर को या पंचम वर्ण को इसमें शामिल किया गया है। तो पंचम वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें जैसे पहला आ जाएगा इंग, फिर इसके बाद में आ जाएगा इय, फिर इसके बाद में आ जाएगा ण, फिर इसके बाद में आ जाएगा न, फिर इसके बाद में आ जाएगा म। तो ये जो पांचों वर्ण होते हैं, तो इन पांचों ही व्यंजन को किस में रखा गया है, तो इन पांचों को ही नासिक के व्यंजन में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारी नाक से हवा ज़्यादा निकलती है, इनका उच्चारण करते समय हमारी नाक के माध्यम से इनका उच्चारण करना पड़ता है। तो जैसे बोलकर देखिए अब आप, तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे ही यह इंग,
तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमको बोलना पड़ेगा इंग। तो जैसे इंग बोलेंगे तो हमारी नाक में झंझनाहट होती है, ऐसे यहाँ पर ये बोलेंगे इया। तो जैसे इया बोलेंगे तो हमारी नाक पर अचानक से जोर पड़ता है। इसके बाद या फिर नाक से तेज हवा निकलती है। ऐसे बोलेंगे न, ऐसे न और ऐसे म। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनको नाक के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यंजन, ठीक है। तो ये व्यंजन के कुछ प्रकार थे जो यहाँ पर समाप्त हुई है। अब इसके बाद देखिए घोषत्व के आधार पर व्यंजन। तो घोषत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं और इसके बाद फिर प्राणत्व के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो देखिए इसमें पहले घोषत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है। तो अगला देखिए इसमें घोषत्व के आधार पर, ठीक है, घोषत्व के आधार पर, ठीक है। अब घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार पढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि घोष का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो घोष है इसका अर्थ होता है कंपन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका अर्थ होता है कंपन, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया कंपन। तो इस कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर इसके दो प्रकार हो जाते हैं। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला प्रकार हो जाता है इसमें अघोष व्यंजन और दूसरा हो जाता है सघोष व्यंजन। ऐसे इसके दो प्रकार हो जाते हैं या ऐसे इसको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब पहला इसमें शुरू करते हैं हम अघोष व्यंजन, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सघोष व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें अघोष व्यंजन। अब पहला है यहाँ पर अघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है ये देखिए। तो अघोष व्यंजन का अर्थ होता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंठ में कंपन कम होता है या हमारे स्वरयंत्र में या हमारे स्वरतंत्र में कंपन कम होता है, तो ऐसे व्यंजन को हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन को शामिल किया गया है तो आपको याद रखना होगा। तो इसका उदाहरण आता है। तो पहली बात तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना होगा कि इसका अर्थ क्या हो जाता है। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंठ में कंठ कहो या स्वरयंत्र कहो, ठीक है। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वरयंत्र या कंठ में कंपन कम होता है, कंपन कम होता है, तो उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या क्या है। तो इसके उदाहरण में शामिल किया जाता है पहला और दूसरा वर्ण। किसको किसको शामिल किया गया है, पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला और दूसरा वर्ण इसमें शामिल किया गया है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, पहला और दूसरा वर्ण का, जैसे क ख, तो इसके बाद फिर च छ, ठीक है। पहला वर्ण क्या हो गया जैसे क और दूसरा वर्ण क्या है ख। फिर इसके बाद में ऐसे ही पहला वर्ण क्या है च और दूसरा वर्ण क्या होगा छ। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला पहला वर्ण क्या होगा ट, फिर इसके बाद दूसरा वर्ण क्या होगा ठ, फिर इसके बाद में ऐसे ही त और इसके बाद फिर ये थ, ठीक है। तो त थ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क च ट त प, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इनको सबको किसमें शामिल किया गया है, प और फ को भी शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। तो क च ट त प और फ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहले दूसरे वर्ण हैं इनको सबको किसमें शामिल किया जाता है, अघोष व्यंजन में शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है अघोष व्यंजन में। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे स, फिर श, फिर इसके बाद स और इसके बाद फिर ये उत्क्षिप्त ताड़नजात व्यंजन ल। तो ये इतने व्यंजन होते हैं जिन्हें अघोष व्यंजन की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अघोष व्यंजन है। अगर कौन सा व्यंजन अघोष व्यंजन है तो इनमें से कोई एक पूछेगा, बाकी तीन अलग होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन किसे कहा जाता है ये देखिए। इसमें अगला आ जाता है सघोष व्यंजन, ठीक है।
अब सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो यहां पर देखिए स धन घोष ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो स धन घोष ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो स का मतलब होता है सहित और घोष मतलब कंपन। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे कंठ में कंपन ज्यादा होता है या कंपन अधिक होता है, तो ऐसे व्यंजन को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कंठ में या स्वरयंत्र में, कंठ में या स्वरयंत्र में कंपन अधिक होता है, अधिक होता है, तो ऐसे व्यंजन को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन को शामिल किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो जब इनका उच्चारण हम करेंगे तो हमारे कंठ में कंपन ज्यादा होगा। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे तो उदाहरण देखिए इसमें, तो किसको किसको शामिल किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा तीसरा वर्ण, तीसरा, चौथा और इसके बाद फिर पांचवा वर्ण। तो तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है, इन सभी को किसमें शामिल किया गया है, सघोष व्यंजन में। अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है, तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसे का वर्ग है। तो का वर्ग में क और ख ये क्या है, अघोष है। तो वहीं फिर तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब ग और घ और फिर ये इंगा, ये तीनों किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो ये तीनों सघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्यों इनको सघोष कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे कंठ में कंपन ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगले वर्ग की हम बात करें, जैसे च वर्ग। तो च वर्ग में च और छ ये अघोष व्यंजन थे। वही फिर ज, फिर झ और फिर ये क्या हो जाएंगे, ये सघोष व्यंजन होंगे। इसके बाद फिर ऐसा ही ट वर्ग में, तो ट वर्ग में ट और ठ ये दोनों क्या हैं, अघोष व्यंजन हैं। और फिर ड, ढ और ण ये क्या हो जाएंगे, ये सघोष व्यंजन होंगे। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला आ जाता है त। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जो त वर्ग होता है, तो त वर्ग में त और थ ये अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जबकि द, ध और ये न, तो त, थ, त और थ ये अघोष व्यंजन होते हैं। जबकि जो द, ध और ये न ये किस प्रकार के व्यंजन है फ्रेंड, ये होते हैं सघोष व्यंजन। क्योंकि इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे कंठ में कंपन अधिक होता है, हमारे स्वरयंत्र में कंपन अधिक होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही ब, फिर इसके बाद भ और फिर ये म, तो ये जो व्यंजन होते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारे कंठ में कंपन अधिक होता है, इसलिए इनको सघोष व्यंजन की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सघोष व्यंजन की श्रेणी में आता है, तो ये आपको सब ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला, तो इसके बाद आता है य, फिर र, फिर ल, फिर व और फिर ये ह। तो इनको भी किसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो इन्हें भी सघोष व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारे कंठ में कंपन ज्यादा होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है ढ़, अगला आ जाएगा ढ़। तो जब ये ढ़ का उच्चारण हम करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय हमारे कंठ में कंपन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे सघोष व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर हमने आपको घोषत्व के आधार पर दो प्रकार बताए। अब इसके बाद देखिए प्राणत्व के आधार पर, अगला देखिए इसमें प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। अब प्राणत्व के आधार पर इसके कितने प्रकार हो जाते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार होते हैं। लेकिन इनके दो प्रकार पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यहां पर प्राण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। यहां पर प्राण का अर्थ क्या है फ्रेंड, ये आपको जानना होगा। तो यहां पर प्राण का अर्थ होता है श्वास, क्या हो जाएगा, श्वास या फिर हवा, ये दो इसके अर्थ होते हैं यहां पर प्राण के।
फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, या प्राण या श्वास के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, या इसके दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है इसका अल्प प्राण, पहला प्रकार है अल्प प्राण, और दूसरा हो जाता है महाप्राण। ऐसे इसको दो भागों में या इसको दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखना होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा हो जाता है महाप्राण। तो अब इसमें शुरू करते हैं पहले अल्प प्राण को, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा महाप्राण को। तो देखिए इसमें पहले अल्प प्राण, पहला प्रकार देखिए यहां पर अल्प प्राण। ठीक है, अब अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से श्वास की मात्रा कम निकलती है, या जिनका उच्चारण करते समय श्वास कम लगती है या हवा कम निकलती है, ऐसे व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्णों को, कौन कौन से व्यंजन को शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा, श्वास या हवा, श्वास या हवा की मात्रा कम लगती हो। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा या हवा की मात्रा कम लगती हो, या जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती हो या कम हवा निकलती हो मुख से, तो ऐसे व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसमें उदाहरण क्या होगा कि कौन कौन से व्यंजन को इसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इसमें पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, ये तीनों व्यंजन को इसमें शामिल किया जाता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, इनको शामिल किया गया किसमें, अल्प प्राण में। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे क, फिर ख को छोड़ दीजिए, फिर आते हैं ग पर, फिर घ को छोड़ दीजिए, फिर आते हैं इंग पर। ये तीन व्यंजन को किसमें शामिल किया जाता है, अल्प प्राण में। ऐसे ही फिर और ऐसे ही जैसे च, फिर छ को छोड़ दीजिए, फिर ज पे आ गए, फिर झ को छोड़ दीजिए, फिर इ पे आ गए। ऐसे फिर ट को, तो ट को फिर ठ को छोड़ दीजिए, ड पर आ जाइए, फिर ढ को छोड़ दीजिए, फिर ण पर आ जाइए, फिर आते हैं त के बाद में थ को छोड़ दीजिए, फिर आते हैं द पर, फिर इसके बाद में न, फिर इसके बाद में ऐसे ही आते हैं प, फिर फ को छोड़ दीजिए, फिर आते हैं ब, फिर भ को छोड़ दीजिए म। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पहले तीसरे व्यंजन होते हैं, तो इन पहले तीसरे व्यंजन को किसमें शामिल किया गया है, अल्प प्राण व्यंजन में शामिल किया गया है। फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा कम निकलती है या इसमें श्वास की मात्रा कम लगती है, तो इसलिए इन्हें अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके अलावा और कौन कौन से व्यंजन इसमें शामिल किए जाते हैं, अगले व्यंजन आते हैं इसमें, जैसे य, फिर र, ल और फिर व। ये व्यंजन भी ऐसे व्यंजन होते हैं कि इनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम लगती है या हमारे मुख से हवा कम निकलती है। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन को अल्प प्राण की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा और कौन सा व्यंजन इसमें शामिल किया गया है, तो इसके अलावा ळ। ठीक है, तो इसको भी अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ळ है यह किस प्रकार का व्यंजन है प्राणत्व के आधार पर, तो इसको ळ को अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला हो जाता है फिर इसमें महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अगला प्रकार आता है महाप्राण व्यंजन। अब महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाता है, ये देखिए। अब महाप्राण व्यंजन मतलब वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से श्वास अधिक निकलती है या फिर श्वास की मात्रा अधिक लगती है या हमारे मुख से हवा अधिक निकलती है, तो ऐसे व्यंजन को हम महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो इन व्यंजनों को बताने से पहले आपको इसका अर्थ जानना होगा ठीक से। देखो,
क्या होगा ये? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से श्वास या हवा अधिक निकलती है, ठीक है, तो ऐसे व्यंजन को हम निकलती है, तो ऐसे व्यंजन को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए महाप्राण व्यंजन में तो इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, तो इसके कुछ उदाहरण देखिए, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण में जैसे दूसरा वर्ण, दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन को इसमें शामिल किया गया है। तो दूसरा और चौथा व्यंजन, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यह है कि जैसे क वर्ग होता है, तो क वर्ग में ख और घ ये किस में रखे गए हैं? ये महाप्राण में रखे गए हैं। जैसे आ जाता है इसमें ख और घ, तो ये ख और घ का जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक लगती है, इसमें हमारे मुख से हवा अधिक निकलती है। ऐसे फिर च वर्ग में हम देखें तो च वर्ग में छ और इसके बाद फिर झ, छ और झ ये भी किस में आते हैं? महाप्राण में रखे गए हैं। फिर इसके बाद में फिर ट में, तो ट वर्ग में ठ और इसके बाद फिर ढ, इनको किस में रखा गया है? महाप्राण व्यंजन में। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला आ जाता है थ और फिर इसके बाद में ध, इसके बाद फिर ऐसे ही फ और फिर भ। तो ये सभी ये दूसरे और चौथे व्यंजन हैं। तो ये दूसरे और चौथे व्यंजन को किस में रखा गया है? इनको महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे कंठ से या हमारे मुख से हवा अधिक निकलती है या श्वास की मात्रा अधिक लगती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके अलावा और कौन कौन से व्यंजन होते हैं जिनको महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए इसमें अगला उदाहरण है इसका स, फिर ये श, फिर स और इसके बाद फिर ह, स ह। इनको भी किस में रखा गया है? इनको महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा अधिक निकलती है या इनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक लगती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें जैसे ढ, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? ढ। तो जब इस ढ का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय भी हमारे मुख से श्वास की मात्रा अधिक लगती है या श्वास की मात्रा अधिक लगती है या फिर मुख से हवा अधिक निकलती है। तो ऐसे इन व्यंजन को हम किस में रखते हैं? इन सभी को हम महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह वर्णमाला का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।